अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कॉकरोच जनता पार्टी के वृहद आंदोलन के बाद इस देश की राजनीति, सियासत और समाज में बहुत कुछ तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं। आज जब हम आपके साथ ये परिचर्चा कर रहे हैं, उस वक्त भारत की संसद लोकसभा में परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर एक कड़े कानून को बनाने के लिए लेकर हमारे सांसद बहस कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष और विचार रख रहे हैं। और जितनी भी एफआईआरें विभिन्न राज्यों में दर्ज हुई थी, उन सभी एफआईआर को क्वैश करने की बात सरकार ने कही है और किसी भी स्टूडेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी काकरोचों के अभियान पर भारत की राजनीति और सरकार ने अपनी सोचने का तरीका क्या बदला है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, काकरोचों का खौफ इन दिनों सत्तारूढ़ दल और सरकारों में व्याप्त है। ये खौफ इस कदर है कि कल जब काकरोच जनता पार्टी ने एक अपील जारी की, एक बयान जारी किया कि बिहार में अगर गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस नहीं लिया जाएगा तो काकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। उनके ऐलान के कुछ घंटे के भीतर बिहार सरकार ने सरेंडर कर दिया और कहा, लिखित बयान जारी किया कि सबके खिलाफ मुकदमे वापस किए जाएंगे, सबको रिहा किया जाएगा और कोई भी प्रतिशोधात्मक दंडात्मक कार्रवाई किसी भी स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं की जाएगी। उसके कुछ घंटे के भीतर असम ने भी यही स्टेटमेंट जारी किया और उसके कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश की सरकार के रामपुर के जिला अधिकारी ने जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। उसमें 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन सुनवाई से पहले ही मुरादाबाद के कमिश्नर, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने रोक लगा दी। भारत की सरकार ने रातों रात फिर आश्वासन दिया कि ऑल विल बी वेल, सब ठीक रहेगा और हमने जो कमिटमेंट किया हम अपना वायदा निभाएंगे। और आज भारत की संसद में बहस शुरू हो गई नया कानून बनाने को लेकर। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। क्या वाकई में काकरोचों का खौफ है? क्या इस आंदोलन से समाज में बदलाव आया है? बहनों भाइयों, मैं किसी आंदोलन को मुद्दा नहीं मानता। आंदोलन का जो आउटकम आता है और जनता के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है और सरकारें जब अपनी नीतियां बदलती हैं, कामकाज के तरीके बदलते हैं, तब उस आंदोलन को माना जाता है कि वो सफल रहा है। मैं आपके समक्ष 2 उदाहरण आज प्रस्तुत करूंगा। फतेहपुर में एक ग्रामीण क्षेत्र में एक कस्बा है किशनपुर। वहां इंटर कॉलेज में इतनी खराब हालत थी कि क्लासरूम में पंखे नहीं, बिजली की वायर यहाँ वहाँ घूम रही हैं, बच्चों को करंट लगता था, पीने को पानी नहीं और कोई शौचालय नहीं। खड्डे में बच्चे जाते थे वॉशरूम, टॉयलेट के लिए। इस आंदोलन का बदलाव ये है कि उन बच्चों ने क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11वीं के बच्चों ने आज सर्वोदय इंटर कॉलेज के बाहर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पोस्टर्स लेके जबरदस्त प्रदर्शन किया। देखने लायक दृश्य था। यही वो बदलाव है जो जेनजी और उनके भी बात की आई पीढ़ी जेन अल्फा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। अब वो अपने हक के लिए किसी से डरते नहीं हैं, किसी से घबराते नहीं और अपने मुद्दों की मांग को सहजता से प्रस्तुत करते हैं। ये है समाज के सोचने में बदलाव। और सरकार के सोचने में कैसे बदलाव आया? फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएट एक्शन लिया। डीएम, डीआईओएस, पुलिस, मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब उस स्कूल पर फाट पड़े और कहा, भैया एक क्लास में एक पंखा नहीं, 4-4 पंखे लगाएंगे, आंदोलन मत करो। एक वॉशरूम की जगह कई वॉशरूम बनाएंगे, सब मांगे मंजूर हैं, आंदोलन ना करो। आरओ वाटर नहीं मांगा था, कूलर, वो भी हम एक्स्ट्रा लगवाए दे रहे हैं बिना मांग के, आंदोलन मत करो। बच्चे मान गए, अपने घर चले गए। ये है आंदोलन से सकारात्मक बदलाव। ऐसा ही कुछ रायबरेली में भी हुआ। ये परिवर्तन व्यवहार में आया है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन भी सहृदयता पूर्वक या कह लें दबाव में, जो भी आप कहना चाहें, वो आपका पॉलिटिकल मैंडेट है कि आप क्या इसको किस प्रकार से लेना चाहते हैं। मैं इसको इस प्रकार से लेना चाहता हूं कि
लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है और यही परिवर्तन ही एक बेहतर समाज की संकल्पना का आधार रखता है। एक बेहतर, एक वर्सटाइल डेमोक्रेसी में, एक डायनामिक डेमोक्रेसी में यही तो चाहिए होता है। जनता को उसके हक, हुकूक और अधिकार, छोटे बच्चों के भी हक होते हैं, उनके भी अधिकार होते हैं। आज जब मैंने क्लास 6 के बच्चे को प्रदर्शन करते देखा और उसका स्टेटमेंट सुना तो मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि ये जो आने वाली पीढ़ी है, जो बिल्कुल तैयार पीढ़ी है, जेन अल्फा, जेन ज़ी जिनको कहते हैं, इनको हमारे आपसे ज़्यादा अपने अधिकार पता हैं। शायद यही वजह है कि अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गलत नहीं है। हम जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हमारे पुरखों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, खून बहाया, बलिदान दिया है, तब हमें ये लोकतंत्र मिला है। और मुझे खुशी है कि ये जो हमारी पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी है, वो अपने अधिकारों को लेकर हमसे आपसे कहीं ज़्यादा जागरूक है। तो क्या वाकई में बदलाव आया है? इसी बात पर तो चर्चा करनी है आज। तो कुछ बयान, फिर डिबेट। माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे, वो भी इन्हीं कारणों से। लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। सुधीर सांगवान मेरे साथ मौजूद हैं, काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप झा बहुत ही जाने माने पत्रकार बिहार से हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से, और नई दिल्ली से हमारे साथ जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ मिश्रा जी मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहता हूं, हमारे साथ सुधीर सांगवान हैं काकरोच जनता पार्टी के। तो सांगवान जी, अभी मैंने सौरभ दास का एक ट्वीट पढ़ा है जिसमें उन्होंने कुछ कंसर्न जताए हैं कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अभी भी एफआईआरों को क्वैश करने की बात, और ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी। एक बड़ा इमीडिएट कंसर्न आपकी पार्टी की तरफ से आया है, क्या मामला है? हाँ, हम ये पहले से भी कहते आ रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो ये मूवमेंट इतना बड़ा बना क्यों, इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब जितने सारी व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, जो हमें न्याय दिलाने के लिए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हैं, उनमें न्यायालय भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि लास्ट लाइन है, जिसको हम बोलते हैं कि कहीं न्याय ना मिलेगा तो हम न्यायालय में चले जाएंगे। तो हम उसको भगवान की तरह देखते हैं कि कहीं भी नहीं मिला तो न्यायालय में चले जाएंगे। अब जब इतना बड़ा आंदोलन कर दिया युवाओं ने और उन्होंने, उनकी मांग जायज थी इसलिए मान भी ली गई। ये अगर मानी है तो बहुत जायज थी, तभी मानी है सरकार ने। और मानने के बाद एक और मांग थी कि इस समय में जितने भी युवा आंदोलन कर रहे थे भिन्न भिन्न स्टेट में, तो वहां पे किसी भी युवा के ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो, दंडात्मक कार्रवाई ना हो, ये एश्योरेंस उन्होंने दिया हमें। और उस एश्योरेंस को बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किया कि हमने ये एश्योरेंस दिया। उसके बाद कई चुटमुट घटनाएं हुई और बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई। मैं कल पूरा दिन, हमारी पूरी दिन टीम दिल्ली में थी और अनेकों डिटेंशन थे जिनको हमने रिलीज कराया करके लोग हमें बार बार फोन कर रहे थे। देन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमने ये बताया कि आपको कॉल ऑफ करना पड़ेगा इस चीज को लेके कि आपने जो कमिटमेंट्स दिए हैं वो कमिटमेंट्स पे आप खरा नहीं उतर रहे हो, अदरवाइज वी हैव टू टेक अ डिफरेंट कॉल, हम नेशनल वाइड कॉल लेंगे।
उसके बाद से अलग अलग स्टेट से ये हमारे पास आया, एडवाइजरी आई अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, लिखित में आया कि हम ये प्रोटेस्टर के ऊपर जो एफआईआर है वो वापस ले रहे हैं। तो वो अच्छा कदम था सरकार का। लेकिन उनको अभी तो सुप्रीम करना कोर्ट का चाहिए। ऑर्डर आया कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा। हाँ, अब ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो हमने पहले भी उठाई है, जो सौरभ दास ने ट्वीट किया है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वर्ड बहुत संभल के बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस को ये चीज देखनी है तो हम एक पीआईएल इस बात के ऊपर भी लगी थी कि कोर्ट को इस संज्ञान लेना चाहिए किस तरह से बर्बरता ने पुलिस ने बर्बरता से स्टूडेंट्स को मारा है। आपको देखिए तो सीजीआई साहब, जो रिस्पेक्टेड सीजीआई साहब है, उनका बयान आया था कि मेरे पास समय नहीं है इस तरह के देखने के लिए। उसके बाद जब ये चीज हो गई है, सरकार को मजबूरन करना पड़ा, मुझे लगता है कि अब आप इतना इस बड़ा सिचुएशन आंदोलन को था कैसे पूरे देश डील का। करोगे सांगवान जी? देखो, हम तो इसको सारे देश में फिर से यही ओंकार कर रहे हैं, आपसे भी और तमाम जर्नलिस्ट से भी और जितने ओपोजिशन के लीडर हैं उनसे भी, कि सवाल पूछना कौन सा गुनाह है इस देश में। आप लोग भी सवाल पूछिए, हम भी इस बात को हमने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया नहीं है, और सरकारें जो हैं उनका दायित्व है, सरकारें इसको विड्रॉल कर सकती है आराम से, तो हम जिम्मेवारी सरकार की लगाते हैं इसके लिए। आप आज तमाम मंगलवार withdrawal है कर और सकते आप लोगों ने कहा था कि मंगलवार तक आपको ड्राफ्ट या मसौदा या सरकार की तरफ से रिटन एश्योरेंस मिलेगा। इस वक्त जब आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, आपके पास वो है? हाँ, नहीं है हमारे पास, और ये एक तरह का खेल है जो खेल रहे हैं। तो कौन सी कई डील जगह से करके तो आए थे हमें आप मिला लोग? है गवर्नमेंट, कई सारी गवर्नमेंट्स ने, असम ने, बिहार ने, बंगाल ने, ये तो हमें दिया है, लेकिन कई जगह पे हमें नहीं भी मिला है इस तरह का। तो हम व्हाट उस नेक्स्ट? पे अब आप लोगों की आगे की मुझे रणनीति क्या है? वही जो हमने शुरू किया था। हम देश के युवाओं को छल कैसे सकते हैं, और ये सरकार देश के युवाओं के लिए इतनी इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है कि उन्होंने मांगा है ना, हमने नहीं मांगा है। वी वर द ओनली ऑर्गेनाइजर फॉर दैट। क्या आपको शक है कि सरकार पीछे हट रही है, या इनडायरेक्टली आपकी मांग नहीं मानना चाहती? इनडायरेक्टली एग्जैक्टली लग रहा है, आप लोग देख लीजिए, पूरा देश देख रहा है, ये इनडायरेक्टली हो रहा है। जब आपको लगा कि युवा करना चाह रहा है और युवा की मांग को धक्के से सरकार को मांगना पड़ रहा है, उसके बाद भी ये इस किसी और रास्ते से इसको और आज सुप्रीम रोका कोर्ट जा ने रहा है, तो सुनवाई भी मुझे कर ली, इंस्ट्रक्शंस भी पास हो गए। बहुत बहुत आसान है, बहुत जल्दी है, बहुत तेज है। ऐसे न्याय व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त हो गई है हमारी कि बहुत जल्दी हमारी जी शुक्रिया। कृपया सांगवान जी हमारे साथ बने रहिए। मैं नरेंद्र नाथ मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। और बताइए कि इस आंदोलन के बाद सियासत, समाज और सरकार में क्या तब्दीलियां आई, या पर्दे के पीछे सांगवान जी को ठीक करने का अभी खेल जारी है? देखिए, अभी पर्दे के सामने से देखें तो सरकार का नैरेटिव तो कमज़ोर है, और उस पहले वो डैमेज कंट्रोल में लग रही है, और उसके लिए जितना होगा, जैसे आपने कल रात में देखा, जब खबरें आई, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि सीजीपी का और तमाम राहुल गांधी सब ने जब कहा था कि अगर केस वापस बिहार या बाकी राज्यों में वापस नहीं लेंगे तो हम प्रोटेस्ट तुरंत करेंगे, शुरू करेंगे। तो कल शाम में लगातार तमाम पार्लियामेंट के अंदर ही सारी मीटिंग हुई, और वहाँ पे फिर सारी स्टेट्स को एक एक करके बताया गया कि आप इसे केस वापस लीजिए, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं। लेकिन सरकार के अंदर एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो फिर हम ऐसे ही शांत नहीं बैठेंगे, और अभी जो हमें दबाया गया है तो उसका थोड़ा थोड़ा जो भी होगा हम हिसाब लेंगे। मुझे लग रहा है कि सरकार अपने समय का इंतजार कर रही है, और जो है ना, ये कौन ब्लिंक फर्स्ट करता है, तो सरकार को लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है सीजीपी का या जो मास सपोर्ट है, वो जैसे ही कम होगा तब फिर सरकार अपने हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अभी सरकार को लग रहा है कि, और संसद में अभी, और सरकार की पहली प्राथमिकता अगर जो बात हो रही है, मुझे जो लग रहा है, सरकार की पहले इस सेशन में डिलिमिटेशन बिल पास कराना है। तो मुझे लग रहा है कि 12 अगस्त के बाद सरकार का असल रुख देखने को मिल सकता है कि वो इस आंदोलन हमारी के लिए संसद, उनका असल व्यवहार सियासत क्या होने और वाला समाज, है। और अभी इसमें क्या तब्दीलियां आई इस आंदोलन के बाद?
देखिए सर, समाज सियासत में तो कह रहे हैं कि सियासत समझ गई कि अब जो या दोनों समाज की दोनों की बात कर दें कि जिसको कल के लौंडे हैं ये क्या समझेंगे, ये तो सिर्फ रील बनाते हैं, तो अब ये आ गई नहीं, सिर्फ रील नहीं बनाते हैं, ये रेल भी देते हैं, इनकी भाषा में कर बात करें तो। अब एक सियासत और समाज में जिस तबके को इन लोगों ने एकदम बच्चा है, क्या है, रील देखता है और ये जो करता है, तो अचानक आप देख रहे होंगे कि जेन जी भाषा जबरदस्ती के आर्टिफिशियल तरीके से सब लोग जेन जी से हाय वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसमें अधिकतर बहुत ही आर्टिफिशियल हो रहा है। जब मेरा अरे आप यहाँ कह रहे अगर इस जेन जी हैं, से मैंने connect सुरेंद्र करने के लिए राजपूत को कई जगह गाइस कहते सुना, फ्रेंड्स कहते सुना, सुरेंद्र राजपूत को। कितना बदल गए हैं ये लोग। जी जी वही मैं कह रहा हूं। नरेंद्र और जी। मेरा इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जहां तक मैं जान रहा हूं, इनसे जो संवाद कर रहा हूं, आपको जेनजी से बात करने के लिए, इनको समझने के लिए इनकी तरह बनने या इनकी तरह लैंग्वेज यूज करने की कतई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप सिर्फ स्वीकार करें कि ये एक नई पीढ़ी है जिसे समझ है और जिसे सुननी चाहिए, बस आपको इतनी भर करनी है, तो फिर आप अपने ही तरीके से उसके साथ कनेक्ट कर अरे आप सकते इसकी हैं। बात मेरा कर रहे ये हो। मानना है। आजकल कोई जेनजी समाज की में बार में artificial विश्लेषण तरीके से करता है सियासत और समाज। तो बुद्धिजीवी वर्ग चुपचाप रह के सुनने लगा है। बड़ा बदलाव आया है, अब इज्जत मिलने लगी है बाजार में। जी यही तो, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज फतेहपुर वाला मामला देखा आपने, क्या बच्चों ने क्या किया? ये मैं कहता हूं, ये व्यवहार में परिवर्तन है। ये बिल्कुल। और सब, और जिस तरह से देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरह से आज अगर इनको देखिए, मेरे घर में भी बच्चे हैं कई सारा, ये अपने हिसाब से एक ही समय में अगर 4 घंटा है, 4 प्रायोरिटी है, ये चारों को आपको एक ही समय में अलग अलग भूमिका में अलग अलग तरीके से दिख जाएंगे। अब ये सिर्फ उन्हें 20 सेकंड का वीडियो दिखाकर अगर बुली करने की कोशिश कीजिएगा तो आप पर बैकफायर करेगा। इनके लाइफ के अलग अलग, मैं कहता हूं जेनजी वालों से, प्रवक्ताओं को थोड़ा क्लास लेनी चाहिए कि एक ही समय पर 4 जगह कैसे डिबेट करें। टाइम फर्स्ट क्लैश होता है इन लोगों का कि 5 बजे 4 चैनल पे डिबेट है, ये बेचारे अकेले हैं। कुछ सिस्टम बनना चाहिए इन लोगों का, सिखाया जाए इन लोगों को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों को एक मुफ्त का सलाह दे रहा हूं कि वे कॉलेज और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इंटर्न के नाम पर 4-5 अच्छे लड़के लड़कियों को रखें और उनसे समझें कि उनकी सोच क्या है। अगर वो फ्यूचरिस्टिक राजनीति करना चाहते हैं, उनके एजेंडे पे बात करना चाहते हैं, तो जैसे कॉर्पोरेट नई हायरिंग करती है, इंटर्न हायरिंग करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सर ये सुझाव नहीं माना जाएगा। ऐसे सुझाव से सुननी चाहिए। उम्र दराज प्रवक्ताओं की नौकरी चली जाएगी। वही है ना कि आपको शुक्रिया मिश्रा जी, कृपया हमारे साथ सर बने रहें, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सर मेरे साथ पटना से हमारे साथ प्रदीप झा जी मौजूद हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पटना में बहुत कुछ हुआ 2 दिनों के भीतर। तो झा जी हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि जो पुलिस कुछ भी कर देने पर आमादा थी, बिहार में AK-47 तक का इस्तेमाल हुआ, वो पुलिस रातों रात प्रेस नोट जारी कर रही है और उनकी भाषा ऐसी है कि हमने सब मुकदमे वापस ले लिए, सबको रिहा कर देंगे। ऐसा क्या हो गया बिहार में? इसमें 2-3 पक्ष है ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मेरा मानना ऐसा है कि बिहार में जो, या बिहार ही नहीं, बिहार तो एक जिस प्रकार से जंतर मंतर का जो एपिसोड है उसी का एक अंग के रूप में बिहार में जो प्रतिक्रिया हुई उसको उसी रूप में देखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी एक खुशी की बात क्या है कि ये छात्रों का डर, ये खौफ, ये जो सत्ता के ऊपर है ना, ये बहुत ही खुश करने वाली घटना है। ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने भी प्रेशर ग्रुप होते हैं ब्रजेश जी, उसमें छात्र एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर कोई भय नहीं होता, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। इसीलिए कहा भी जाता है कि छात्र जब सड़क पर आते हैं तो कोई ना कोई परिवर्तन होता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है, एक चीज पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 1974, चूंकि मैं पटना का रहने वाला हूं, बिहार, यहीं से 1974 का छात्र आंदोलन भी शुरुआत हुई थी। वैसे पृष्ठभूमि गुजरात बना था, लेकिन जब कभी भी छात्र राजनीति के अंदर, छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों की समस्याओं के साथ राजनीतिक दलगत राजनीति का जुड़ाव हो जाता है और दलगत राजनीति के चक्कर में पड़ता है छात्रों की राजनीति, तो वही दुर्दशा हो जाती है राजनीति की जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हुआ।
ब्रजेश जी 1974 के आंदोलन के दौरान उससे प्रेरणा लेकर हम समझ सकते हैं इस विषय को, जो सवाल आपने किया है आज। क्योंकि हर आंदोलन के दौरान देखेंगे आप कि आंदोलन में 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं रचनात्मक तरीके से आंदोलन के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले लोग, दूसरा होता है कि आंदोलन का लाभ अपने निहित स्वार्थ के लिए उठाने वाले लोग। अगर किसी आंदोलन पर निहित स्वार्थी लोग अगर हावी होते हैं अगर, तो वो आंदोलन के अंदर बिहार के आंदोलन को आप दिशाहीन हो जाता है। किस तरह से आकलन करते हैं? ये क्रिएटिव था, रचनात्मक था या फिर हिंसक था? नहीं, चूंकि मैंने बताया ना कि रचनात्मकता तो थी, चूंकि छात्रों की समस्याएं, एक बात आप गौर से देखेंगे कि लगातार देश की आजादी के बाद से ही छात्रों के मुद्दे पर कभी भी कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार कंसर्न नहीं रही, सीरियस नहीं रही कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार कैसे हो, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई का स्तर हम कैसे सुधार सके, जो बुनियादी सुविधाएं क्या हैं बिहार स्कूल कॉलेजेस सरकार के अंदर। और बिहार के राजनीतिक दलों की सोच में इस आंदोलन के बाद कोई तब्दीली आई? नहीं, अगर आएगी तभी माना जाएगा ब्रजेश जी, जब इस आंदोलन में के अंदर जो दलगत राजनीति का खतरा जो आज दिख रहा है, आज दिख रहा है कि इस आंदोलन का उपयोग का हर राजनीतिक दल, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं दे सकता, इंक्लूडिंग सत्ताधारी दल भी, हर दल इसमें अपने अपने पार्टी के लिए राजनीतिक फायदा ढूंढ रहा है। झा जी, आपका बहुत शुक्रिया। कृपया सर हमारे साथ मौजूद रहिए। इस डिबेट को हम आगे नेक्स्ट टेबल पर ले जा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मौजूद हैं। दिनेश जी, सिर्फ एक कानून बना देने भर से क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे? और देश भर में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट ये इशारा करता है कि विद्यार्थियों के साथ अब कोई भी ज्यादती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ब्रजेश भाई। मैं कहता हूं विद्यार्थियों के साथ ही नहीं, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, किसी के भी साथ नहीं। आज स्थिति क्यों आई? अभी हाल में कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले दूसरे दलों की सरकार थी, लेकिन उन लोगों ने छात्रों के लिए क्या किया था? अगर समय समय पर राजनीतिक पार्टियां या सरकारें जो हैं, जिन भी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज हालात ये ना होते। और आज स्थिति अगर यहां तक पहुंची है तो आप प्रश्न उस दल पर कर रहे हैं, उस सरकार पे कर रहे हैं कि जिस सरकार और जिस दल ने छात्र और इंस्टीट्यूशन पर किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात हो, चाहे वो नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात हो, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। लेकिन आज एक स्थिति आई है जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता से और पूरे रचनात्मक जो भी आए हैं उन पर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। सिर्फ आंदोलन को खत्म करना नहीं, आंदोलन जिस लिए खड़ा हुआ हम उसके समाधान में जाना चाहते हैं। और हमारी पार्टी बहुत तेजी के साथ, हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ उस दिशा में काम कर रहा है। अगर आप देखिए, कल ही इसको सदन में चर्चा होनी थी। ब्रजेश भाई, कौन लोग थे जो चर्चा नहीं करना चाहते थे? इसके साथ साथ जहां जरूरत है कि शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का वातावरण बने और सरकार के स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए, जो इस तरह से नियम और सख्त होने चाहिए, एक साथ कई मोर्चों पर काम होगा, पूरी तत्परता दिखाई और एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जिसके ऊपर चर्चा करने की बात की। लेकिन कल आप राजनीतिक दलों को देखिए, तो आंदोलन को अपना बनाना चाह रहे थे। आज वो मुंह की खाई। और झा जी एक अच्छी बात कर रहे थे, देखिए आंदोलनों का जब राजनीतिकरण हो जाता है तो उसका हश्र क्या होता है। ओके, अब मेरे पास आपके लिए 2-3 सवाल हैं। कुछ कर नहीं पा रहे। पहला सवाल ये कि जो आपने आश्वासन और गारंटी कॉकरोच जनता पार्टी को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने दी, आप उस पर अभी भी कायम हैं? आज मंगलवार की डेडलाइन थी और सांगवान जी बता रहे हैं कि अभी तक उनके पास सरकारी पत्र नहीं पहुंचा है। निश्चित तौर पर हमारा जो इन छात्रों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ जो सरकार ने आश्वासन दिया है, हमारी सरकार उसको अक्षरशः पूर्ण करेगी। इनका आरोप है कि इनडायरेक्टली आप कोर्ट का इस्तेमाल करके उन मुकदमों को और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को जारी रखना चाहते हैं। ब्रजेश जी, कैसे हो सकता है? हमने कहा पूरी संवेदनशीलता के साथ
हम छात्रों के साथ, हम नौजवानों के साथ हम हैं, और हम संवेदनशीलता बाद में दिखाइए, पहले जो कमिटमेंट किया है आपने देश के सामने और इनसे, उसको पूरा करिए। नहीं, निश्चित तौर पर जो क्यों सांगवान जी, यही सही बात कही मैंने इनसे। सांगवान जी सही बात पूछी। बिल्कुल सही ब्रजेश भाई, आप बिल्कुल करेक्ट बात पूछ रहे हैं इनसे। भाई आप इनको चिट्ठी दे दीजिए के बजाय कंक्रीट बताना चाहिए जी। अब आप रुक जाएं। आपने कमिटमेंट किया है, लेकिन सांगवान साहब रुक जाएं आप। ब्रजेश भाई, लेकिन ब्रजेश भाई, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा है कि क्या सरकार को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक दलों का उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, देश के नागरिकों को उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ दिशा आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि आपकी समझौते हो गए और आप सारे केस वापस ले रहे हो? नहीं, जो सरकार की तरफ से अगर कोई कंप्लेन है, सरकार की तरफ से अगर कोई इसी में हमारे आपके चैनल में कोई विद व्यक्ता होता तो उसको बढ़िया से बता पाता। यहां राजनीतिक लोग हैं, वो अपने हर मामले में राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आप अभी भी इस बात पे कायम हो कि सभी मुकदमे, मोर्चे पे कार्रवाई, आप कायम है कि सभी मुकदमे वापिस होंगे? सरकार ने इनसे जो भी वादे किए हैं वो अक्षरशः पूरे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपके खास दोस्त वैधानिक संस्थाओं का हम सम्मान करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि इस आंदोलन ने देश में क्या क्या बदला? आप तो इस आंदोलन के बड़े बेनिफिशियरी हैं, आप इसको ज्यादा बेहतर बताइए। ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि हार गए जेनजी के आगे, लाठी वाठी हंटर वंटर, भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुम पर जंतर मंतर। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है? मैं ठीक कराऊंगा, आप कंटिन्यू रहें। गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। जी 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 जी, दो चीजें हैं। अगर ये अभी हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश भाई, कह रहे थे सरकार बड़ी संवेदनशील है। सरकार की संवेदनशीलता तो जब AK-47 चला रही है दिखाइए दे रही है, कितनी संवेदनशील है। छात्रों को आतंकवादी बता रही है, कितनी संवेदनशील है। पिलट गन मार रही है, कितनी संवेदनशील है। सादी वर्दी में संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दल लाठी महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे हैं। कितनी संवेदनशील सरकार। संवेदनशीलता तो हमने सरकार की आज देख ली कंगना रनावत के रूप में। आज हमें पता चला कि कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी की असली चाल, चरित्र और चेहरा है, आवाज भी है और अंदाज भी है। उसने जितना लिखा वो सारा का सारा, जो जेनजीज को उसने गटर कहा कि नशेड़ी हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो फलानी चीज के लिए, हम तो कुछ बात शब्द हैं ऐसे वो कह भी नहीं सकते। कंगना रनावत ने सारा लिखा तो मुझे ये लगा कंगना रनावत ने उन जेनजीज के लिए तो नहीं लिखा होगा, उसने अपने जीवन का चरित्र लिख दिया। कहा कि पढ़ते नहीं है, ऐसा बता रही जैसे वो हार्वर्ड से PhD करके आई है। अरे 12वीं से पहले ही मेरे ख्याल से हट गई होगी। और जिस तरीके से उसने आज जेनजीज बच्चों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में, स्पेशली आधी आबादी के बारे में कहा, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में सुई पटक सन्नाटा। आप कंगना रनावत का पढ़िए, उसका वक्तव्य पढ़िए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर उस पर नहीं बोल रही है और उसका इस्तीफा नहीं ले रही है, या भारतीय जनता पार्टी उससे अपने आप को असंबद्ध नहीं कर रही है, या उसको हटा पार्टी से नहीं रही है, तो यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जेनजीज के बारे में और महिलाओं के बारे में वही सोच रखती है जो क्या नाम कंगना रनावत ने आज का वक्तव्य। इतनी गंदी, इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज सोच। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता कह रहे कि साहब हम तो संवेदनशील हैं। अरे जाइए पहले कंगना रनावत से इस्तीफा लेकर के आइए। वो खाली उसने उस आंदोलनकारियों के लिए नहीं, मेरी मां बहन और आपकी मां बहन बेटियों के लिए वो कहा है। यहां पर ये माय फ्रेंड बैठे हुए हैं ब्रजेश जी, गाइस, इन सब के लिए कहा है, जितने परिवार वाले हैं उनकी सारी की बच्चियों के लिए कहा है कंगना रनावत ने। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही। धर्मेंद्र प्रधान को जैसे एक नाकारा मंत्री को संसद में बाकायदा उसका सेरेमोनियल वेलकम किया जा रहा है, जिस आदमी ने 22 लाख बच्चों का भविष्य तबाह इस बार किया और 20 लाख बच्चों का भविष्य तबाह 2024 में किया था।
आपके ऊपर उनको- आरोप है उन- कि उनको आप जो इस है मुद्दे का बाकायदा महिमा मंडित राजनीतिक किया जा रहा है। हथियार की तरह इस्तेमाल करके फायदा उठा रहे हैं। हम एक बात, हाँ दूसरी बात अभी दिनेश भाई ने कही, बिल्कुल दिनेश भाई कह रहे हैं कि राजनीतिक, हाँ कर रहे हैं हम लोग राजनीति से ही तो समाधान निकल रहा है, राजनीति से ही तो आप सदन के अंदर वक्तव्य देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर राजनीति नहीं करते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता, जी नहीं कर पाते। आप लोगों ने अगर धर्मेंद्र प्रधान का Thank इस्तीफा you, sir. पहले दिन ले लिया होता तब हम मानते आप बच्चों के लिए बड़े वो हैं। आप जिस दिन बच्चे बैठे थे जंतर मंतर पर, बहुत उस दिन शुक्रिया, क्यों bro. नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का Thank you, इस्तीफा? bro. Thank you, bro. 2024 में जब पहली बार नीट Thank हुआ you, था, bro. तब क्यों नहीं हो गया धर्मेंद्र प्रधान का Thank you, इस्तीफा? guys. तब Thank you. धर्मेंद्र प्रधान का Thank you, guys, तब क्यों bro. नहीं हो गया जब जो है Okay, bro. Thank you. ये अरे ब्रो सुन तो लीजिए, सोनम वांगचुक के लिए भी सुन सर लीजिए। गाइस मौजूद हैं अभी ये गलत साजन बात है। जी, आप सोनम वांगचुक बहुत शुक्रिया, हमारे लद्दाख के, Thank you, bro. Thank you. सोनम वांगचुक लद्दाख के, इसलिए आप सुनना बहुत ही नहीं शुक्रिया चाहते सर, उन पर। थैंक यू सर। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। सुनील जी बहुत स्वागत आपका। तो आपकी पार्टी भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और जितनी मुखालफत आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं। आप भी इसके पॉलिटिकल बेनिफिशियरी हैं, सवाल नंबर एक। दूसरा, इस आंदोलन ने क्या क्या बदला और आप लोग कितना बदले? देखिए ब्रजेश जी, आपने दो सवाल किए हैं कि समाजवादी पार्टी भी पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में है। हाँ, हम देश के नौजवानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं। और जब उनका पेपर लीक हुआ था तब भी खड़े थे, जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तब भी खड़े रहे, आखिरी तक खड़े रहे जब तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो गया। उसी में आपने जोड़ा कि क्या हम क्रेडिट ले रहे हैं, तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश की सदन में खड़े होकर के कहा कि ये मुद्दा समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इस देश के करोड़ों नौजवानों का है। तो इसमें हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन देश के नौजवानों के साथ खड़े हैं, पर्चा लीक के खिलाफ हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आपने अभी बीजेपी से प्रवक्ता से पूछा कि समाधान क्या है, तो समाधान तो यही है ना कि आप अहंकार त्याग दीजिए। और वो कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूर परिवर्तन बीजेपी सरकार ने किया है। हम अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या किया है अमूल चूर परिवर्तन? प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, शराब के ठेके खोल दिए हैं योगी जी ने। यह अमूल चूर परिवर्तन है, यही आपको लग रहा है? क्योंकि हमारे नेता ने एक बात और कही है, ब्रजेश जी, भाजपा वचन नहीं देती है, ये जुमले देती है। ये आज भी देश के नौजवानों को जुमले दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट बता रहे थे, जो देश के नौजवान हैं जिनके सामने अहंकारी सरकार ने घुटने टेक दिए, उनको आतंकी बता रहे थे। अभी भी उनके नेता उनको नशेड़ी और किस किस तरीके की उपाधि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपको डर नहीं लगा? अभी भी आपको यह नहीं लग रहा है कि देश का नौजवान अगर अब की घर छोड़ के दिल्ली आ गया तो अब की तो प्रधान जी निपटे हैं, अब की तो प्रधानमंत्री जी निपट जाएंगे, आप धमकी आपको दे रहे हो इस्तीफा सर? देना पड़ेगा। आप धमकी दे रहे तो हो? आप साजिश क्यों कर रहे हैं? आप धमकी दे रहे हो? हम प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहे हैं, और सुझाव भाषा इसलिए तो दे रहे धमकी हैं वाली लग रही कि जंतर मंतर के बाद, नहीं, जंतर मंतर के बाद जिस तरीके से फतेहपुर की घटना आई है, रायबरेली की घटना आई है, आपने दूसरा सवाल यही किया था ना, हम लोग क्या सीख रहे हैं? सच में सीख रहे हैं नौजवानों से। और जब आपकी पीढ़ी की बाद वाली पीढ़ी आपसे बेहतर होती है, आपसे तेज होती है, तो खुशी होती है आपको। हम लोगों को खुशी है कि ये नौजवान हम लोगों से भी तेज हैं, हम लोगों से बेहतर हैं, तो उसके लिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, लेकिन उनके एक खिलाफ पीढ़ी है साजिश सुरेंद्र नहीं कर रहे हैं। राजपूत वाली, एक हमारी वाली पीढ़ी है। नौजवान कितना नाराज हो जाते हैं वो मुझसे। अब मुझसे आगे वाली पीढ़ी ज्यादा तेज है। सुरेंद्र जी सीनियर है हम लोगों के। देखिए, सुरेंद्र जी तो हमारे आपके सबके सीनियर हैं जी, वो बड़े भाई हैं और साथी हैं, वीरेंद्र जी, और जी। हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो सवाल यह है कि भाजपा क्या कर रही है ब्रजेश जी? क्या भाजपा सच में घुटने टेकने के बाद सर जो अपने अपने ही वादे देश के किए बच्चों उसकी की तरफ बात बढ़ रही है, मानना, या घुटने जो टेकना कैसे कह सकते हैं आप? भाई मान थी माना,
अब बार बार कहते हो लेट गए, सरेंडर हो गए, घुटने टेक दिए। भाई बात मानने को घुटना टेकना क्यों कहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, वो हम इसलिए कहेंगे कि अगर यही बात ब्रजेश जी पहले दिन मान ली गई होती, यही बात जी उन छात्र छात्राओं पर लाठी बिना चलाए मान ली गई होती, AK-47 तानने से पहले मान ली गई होती, लाठी में कील लगा करके मारने से पहले ली गई होती, बेटियों के कपड़े फाड़ने से पहले किस तरीके से वो पुलिस वाला एक बेटी के प्राइवेट पार्ट में लाठी चलाने की कोशिश कर रहा था, तब कहां मर्यादा थी, कहां नैतिकता थी? जी ये प्रधानमंत्री जी कहां थे? बाद में रील बनाने लगे। जब थैंक यू देश सर, के नौजवानों ने आपकी शुक्रिया। रील सेकंड बना राउंड दी में आपकी तो बाकी आप रील ओपिनियन पर को उतर आए हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आपको सेकंड तो राउंड सच में है। फिर स्थान दिया जाएगा, कृपया इंतजार करें। गाइस, वीरेंद्र सिंह ब्रो आ गए हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बताइए ब्रो, क्या रहा इस संसद की बहस में, और ये फतेहपुर में तो आज गजब कांड हुआ वीरेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए कि ये सब वक्त का खेल है। कभी कहते हैं कि नाव साइकिल पर, कभी साइकिल नाव पर। उसी तरह की स्थिति है कि इस देश में एक वक्त था कि जिसे आप नज़रों में बिठाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसे आप निशाने पर ले लेते हैं। बस ये वक्त का फर्क है। जिनकी लोकप्रियता शिखर पर थी, उनकी लोकप्रियता पर संकट है। आज उत्तर प्रदेश में एक मामूली सी घटना ने पूरे जिला प्रशासन को फतेहपुर में एक स्कूल में ले आकर खड़ा कर दिया। तो ये बात जरूर कही जाएगी कि जैन जी हो या काकरोच हैं, इन्होंने इस देश में एक नए तरह की हलचल पैदा कर दी है, और ये डर पैदा कर दिया है कि अगर सरकारी लापरवाही कहीं आएगी तो कहीं उस राज्य में नया बवाल न खड़ा हो जाए। देखिए, अब तो ये कहा जा सकता है कि जिधर काकरोच अपना रुख कर देंगे, उधर सत्ता डगमगाने लगेगी। दिल्ली तो बच गया, लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बच पाएंगे। वहाँ तो समझ लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान से भी ज़्यादा तेज इस्तीफा होगा। और बिहार में जिस तरह से 16 जिलों में आंदोलन चला था, 64 मुकदमे लिखे गए थे, और सरकार ने जितनी तेजी से वापस लिए कल तक के सारे मुकदमे, तो वो दर्शाता है कि जनभावनाओं के अनुरूप दिल्ली की स्थिति को देखकर राज्य सरकार ने ये निर्णय किया है। ब्रजेश जी, अगर सरकारें जनता की इच्छा के अनुसार काम करती हैं तो उन्हें खौफ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ जनता का नाम लेकर उनको बेवकूफ़ बनाकर अपनी बातें थोपी जाएंगी तो उनको डर लगेगा, और उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा, आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि काम सब जनता के नाम पे करोगे और हुक्म अपना चलाओगे। इस देश में शिक्षा कितनी महंगी है, कॉन्वेंट की फीस कितनी महंगी है, कोचिंग के फीस कितनी ज़्यादा है। पढ़ाई करके लोग दूर दूर सेंटरों पे एग्ज़ाम देने जाते हैं, और बाद में परीक्षा निरस्त, रिजल्ट शून्य, फुस मामला, पैसा डूबा अलग, समय बर्बाद हुआ अलग। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में अभी बहुत सारे परिवर्तन आने बाकी हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। ये पेपर लीक ना हो, स्कूलों की लूट बंद हो, जूता मोजा चप्पल एक के दुकान से खरीदने की प्रथा बंद हो, कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपए की वसूली और सेटिंग गेटिंग का खेल, दूर दराज सेंटर भेजना, ये सब क्या है? ये सब किसी शिक्षा व्यवस्था की अच्छाई नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ जनता को निचोड़ना है, उनके समय की, उनके धन की बर्बादी है। और इन सब ने छात्रों को, उनके परिवार वालों को, जनता को बहुत परेशान किया है। अब इस परेशानी पर विचार करने का समय आ गया है। और काकरोच पार्टी जिस तरह से इस देश में युवाओं का उसने भरोसा जीता है,
वो यूथ आइकॉन बने हैं। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है और एक दिन में बदलेगा भी नहीं। अब इसको तोड़ पाना, इस भ्रम को, बहुत कठिन होगा। इससे अच्छा है कि सुधारात्मक रवैये में तेजी लाई जाए और जो जो डिमांड आए, अगर वो स्वागत योग्य है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपने बिहार में देख ली हैं, आगे भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि आज इस आंदोलन में खूबी ये रही कि कोई बस नहीं जली, कहीं से धुआं नहीं उठा, ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत उग्र आंदोलन हो गया, किसी की दुकान नहीं तोड़ी गई, किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी के सर पे खून सवार नहीं हुआ, माँ बहन बेटियों को, बच्चों को किसी ने छुआ नहीं और सड़कों पर लोग रहे, रात भर रहे, मंजर देखा। लेकिन यही कहते हैं ना कि जब आंदोलन का स्वरूप ऐसा हो तो उसमें पवित्रता को, उसको बनाए रखना भी बड़ी जरूरी होती है। अब अगला नंबर उनका लगाओ जो रुपया लेकर डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं। अगला नंबर उनका लगाओ जो जूता मोजा दुकान से खरीदवा रहे हैं। अगला नंबर उनका भी लगाओ जो मरीज मार के बेड पे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया वसूलते हैं। अगला नंबर उन सरकारी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का लगाओ जी, जो कुछ साल की नौकरी में करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जी, जिन पर अभी इस देश में काम होना बाकी है। थोड़ा वक्त कम है वीरेंद्र जी, लेकिन- आज कंक्लूड करें प्लीज। तो 4 लाइन की बात सुनिएगा और समाप्त करूंगा कि बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी और लोगों की पहचान कराती है जिंदगी। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, कई चेहरों से नकाब हटाती है जिंदगी। सुन लिया सुरेंद्र जी, आपने तसल्ली हो गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस पर चर्चा का शुरू करते हैं। दिए गए नियत समय पर एक सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना। मैं सुधीर सांगवान को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधीर जी, अब जब सरकार के साथ आपकी सारी बातचीत फाइनल हो गई है, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि वो अपने कमिटमेंट पर कायम रहेंगे, अभी आप लोगों की सरकार से लेटेस्ट बात कब हुई थी और क्या भरोसा मिला था? ये आप लोगों को लिखित आश्वासन कब तक मिलेगा? ये हमारी कल बात हुई थी सरकार में, सरकार के लोगों से, और आश्वासन हमें मिला था कि हम कर रहे हैं ऐसा, जो हमारे कमिटमेंट्स हैं हम उन पर खरा उतरेंगे। तो हमें भी लग रहा कि इतने देश की इतनी बड़ी पार्टी है और इतने जिम्मेदार लोग हैं, तो हमें लगता है कि उनको कर देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं चाहेगी ये मंजर देखने के बाद, जिस तरह से युवाओं का गुस्सा था और जिस तरह से युवाओं ने एक शांति का संदेश देकर पूरे देश में एक आंदोलन ऐसा बनाया जहाँ पे एक घटना आगजनी की नहीं हुई, जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप कुछ भी कर लो हमारे ऊपर लेकिन हम नहीं करेंगे। तो आंदोलन दूर नहीं है, अभी 3 दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है अभी आंदोलन, और हम अभी बैठे भी नहीं है उस चीज पर अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बीजेपी या सरकार क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है ना। देखो, ये जो पैरासाइट बोलने का सुप्रीम कोर्ट का एक, जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था कॉकरोच बोलने का, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था और यही सौरभ दास थे जिन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की थी, जिसके बाद शायद ये बात बोली गई थी और उनको पैरासाइट या फिर कुछ ऐसा बोला गया था। तो उसके बाद चीजें मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलते हुए कि ये इस तरह की कार्रवाई 2 तरीके से हो सकती है कि सरकार अपना पक्ष बचा ले और उधर से दूसरे तरीके से बैकडोर से इस चीज को आपको देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? हमें बहुत भरोसा है, हमें कई सारे निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होता है, लेकिन इस तरह का जो ये सामाजिक मुद्दा है, यहाँ पे मतलब युवा जो है इस देश का, जो यंगस्टर है जिसको आप जनजी कह रहे हैं, जिसको हम ये बता रहे हैं कि जिसने अपना भविष्य पता कर लिया है कि मेरा भविष्य क्या है और मैंने आवाज कैसे उठानी है। अभी आपने फतेहपुर का एग्जाम्पल दिया, ऐसे युवाओं के साथ आप चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशन हो, तो आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते उनके साथ। जब देश शुक्रिया सांगवान जी, थोड़ा वक्त का अभाव है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सौरभ दास ने उस ट्वीट में क्लियर किया है
कि अगर सरकार चाहे तो अपना पक्ष रख के इस बात को विड्रॉल कर सकती है इस केस को। आप ट्वीट को अगर पढ़ोगे तो पूरी तरह से ओके, और वो मैं पढ़ लूंगा डिबेट न्याय की भी बात हैं पे। और मैं आपको सीधे दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के, उनसे कनेक्ट करता हूँ। दिनेश जी, एक विश्वास का अभाव है आप दोनों लोगों में आज भी। प्रदेश में कहीं विश्वास का अभाव नहीं है। विश्वास का अभाव कुछ लोग जिनको आप बैठाले हुए हैं ना, ये अभी अपने अपने नेताओं को अभी तो युवा घोषित कर रहे थे, राहुल गांधी और अखिलेश जी को यादव को। ब्रो आप हैं सब, ब्रो। देखेंगे जेनजी घोषित कर देंगे उनको जेनजी घोषित करेंगे ये लोग। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं अगर वो कि जेनजी हैं तो फिर मैं जेन अल्फा कहलाऊंगा। ये पंजाब, केरल और कर्नाटक की तरफ जाने वाले हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं, इनको जाना चाहिए। और रही बात, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को तो दिक्कत यही है ना कि सोनम वांगचुक कैसे अनशन तोड़ दिए, ये आंदोलन कैसे समाप्त हो गया। जब आप प्रवचन कर रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेश भाई, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। ये लोग प्रवचन कर रहे थे जिन्होंने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया था, पूरी परीक्षा प्रणाली का बंटाधार कर दिया था उत्तर प्रदेश में, और बैठ के यहां ज्ञान बता रहे हैं। इनके राज्य में जब इनका शासन था उत्तर प्रदेश में, एक परीक्षा बता दें जो शुचितापूर्ण इन्होंने कराई हो। अब बैठ के ज्ञान बता रहे हैं। अरे पार्लियामेंट चल रहा है ना, कहिए अपने नेताओं से और कठोर कानून चाहिए तो आप उस पर भी बात करिए ना, लेकिन नहीं, आपको करना ही नहीं है। आपको सिर्फ सोच रहे थे कि जो आंदोलन है, जो धरना है, जो अनशन है, इसके बहाने कैसे अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें। आपकी राजनीतिक रोटी नहीं सीख पाई, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं, और आपकी राजनीतिक रोटियां सीखेंगी भी नहीं जी, ये सीखे भी नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सरकार जितने पर ये की चलो रोटी नहीं सीखी, पर आप अपनी सब्जी और दाल भी मत चढ़ाना, काकरोच वालों की नजर है चूल्हे पे। नहीं, नजर चूल्हे पे नहीं, नजर सब पे होनी चाहिए और सबकी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं थैंक यू सर, मैं बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा वक्त का अभाव है, डिबेट को आगे बढ़ाना है। नरेंद्र नाथ मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें कनेक्ट हैं। मिश्रा जी, दोनों पक्षों में, चाहे काकरोच जनता पार्टी हो या भारत की सरकार हो, एक अविश्वास की गहरी खाई है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सतर्क, सावधान हैं और भयंकर डाउट कर रहे हैं एक दूसरे पे। हाँ, ये दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत सर्कमस्टेंसेस पैदा होने के बातचीत हो रही है। अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो सोनम वांगचुक को इन लोगों ने जबरन हटा लिया, फिर अगले दिन जब लाठीचार्ज हुआ तब फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। तो बातचीत चॉइस के रूप में नहीं शुरू हुई है, ऑप्शन के रूप में नहीं शुरू हुई है, बातचीत कंपल्सन के रूप में शुरू हुई है। जब तक ये ऑप्शन और बिना किसी सर्कमस्टेंसेस पैदा होने के बाद अगर जब तक बातचीत नहीं होगी, तब तक ये अविश्वास रहेगा। सर, मुझे एक अविश्वास और एक मतभेद सामने उनके जो काकरोच जनता पार्टी और वांगचुक जी में भी लग रहा है, तमाम राज्यों में, क्योंकि इनके मिलते हुए अभी कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हाँ। कि देखिए, अगर इधर काकरोच जनता पार्टी की बात करें तो अगर आप भी सर, इतना हम लोगों ने देखा है, राजनीति आपने भी देखी है सर, तो इनसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगते तो ज़्यादा डाउट होता। क्योंकि इन लोग जिस तरह से एक महीने में, जिस तरह से इन लोगों का एक नई तरीके से फ्लैश महीने भर पहले ये नौकरी के लिए धक्के खा रहे थे, ये जॉब तलाश रहे थे, लोग सब मजाक, अभी ये देश में सुपरस्टार हो गए हैं, इनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, ये सीवी भेजते थे, इनको कोई जॉब नहीं देता था। ये सौरभ दास और ये आशुतोष राका और नई तरह का अभिजीत दीपके, ये नौकरी की तलाश में थे, इनको जॉब नहीं आ रही थी, अब सुपरस्टार। तो इसीलिए इनसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड कोई ऐसे लोग नहीं थे, तो इनसे नहीं कर सकते थे। लेकिन आसपास सरकार जो थी, सरकार की इंटेलिजेंस थी, जिस तरह का अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिल रहा था हर घर में, उसे कहीं ना कहीं उससे, अब जैसे मैं एक लाइन में खत्म करूं, जो मैं प्रोटेस्ट में जा रहा था, जो लोग लगातार आ रहे थे, पूरे दिन में 10 से 15 लाख लोग आ रहे थे, तो हो सकता है उसमें कई लोग दीपके, सौरभ दास या आशुतोष को नहीं भी जानते थे, वो कॉज के साथ जुड़ रहे थे, कॉमन काज की लड़ाई के साथ जुड़ रहे थे। मैं प्रदीप झा जी को आमंत्रित करता हूं। प्रदीप जी, क्या बिहार कोई नया छात्र आंदोलन खड़ा होकर पाएगा, या फिर
ये जो आंदोलन था अब एक झाग के बुलबुले की तरह आया और चला गया, दैट्स इट। यस जी, भविष्य क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान में ये जो आंदोलन का ये जो एपिसोड चला है, इसमें आप देखेंगे छात्र की तुलना में आंदोलनकारी ज्यादा थे। छात्रों की तुलना में आप कह सकते हैं कि जो अनगाइडेड, जो जिसे हम कहते हैं ना भीड़, जैसा नरेंद्र जी ने कहा अभी कि ये ऑर्गेनाइज नहीं था, तो एक चीज स्पष्ट रूप से देखिए कि इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या उन लोगों की थी ब्रजेश जी, विशेषकर मैं बिहार की बात करूं और दिल्ली का भी विजुअल जो हमने देखा उसमें एक चीज देखी, समान रूप से दिखा कि वो ताकतें जो CAA के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, वो ताकतें जो किसान आंदोलन के साथ थी, वो ताकतें बड़ी संख्या में इस आंदोलन के साथ भी थी। और नेतृत्व के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वो लोग सबसे फ्रंट फुट पे लीड कर रहे थे इस आंदोलन का। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए सबसे बेहतर स्थिति होगी कि इस आंदोलन से अपना हाथ पीछे खींचे। सुरेंद्र राजपूत जी, इस आंदोलन से कांग्रेस पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, और अब जब सरकार ने सब मांगे इनकी मान ली है, भरोसा भी दे रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी सरकार से और क्या अपेक्षा रखती है? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहले तो मैं दिनेश जी को जवाब दे दूं कि दिनेश जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी तो जन जी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जरूर जन अल्फा हो गए। रात को 12 बजे नींद उड़ गई है, रात के 12 बजे की, सो ही नहीं रहे। अब क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन रात को 12 बजे प्रदीप झा जी, थैंक यू सर। प्रदीप जी थैंक यू। प्रदीप जी प्लीज, हाँ सुरेंद्र जी कंटिन्यू। तो दो चीजें, हाँ प्लीज आप लोग कृपया कोऑपरेट करें, थोड़ा नियत समय पर सब अपना पक्ष रखें। दिनेश जी प्लीज, हाँ दिनेश जी थैंक यू। दिनेश जी नो प्लीज, दिनेश जी नो प्लीज, दिनेश जी प्लीज, हाँ ओके। सुरेंद्र जी कंटिन्यू। जी सोनम वांगचुक को 6 महीने NSA में इन लोगों ने जोधपुर की जेल में रखा। आज अब पता नहीं पाकिस्तानी चाइनीज क्या क्या कहा, शर्म नहीं आती। अब आप बताइए, हम आपको बताइए, आंदोलन हमारा नहीं छात्रों का था। ये आंदोलन छात्रों के भविष्य को बचाने का था। इसमें हम लोग सहयोगी हैं, छात्र हमारे साथ में हैं, छात्रों के साथ हम हैं और छात्रों को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए जो कुछ भी करना, चाहे 69,000 शिक्षकों के लिए हो और चाहे छात्रों की आवाज के लिए हो, चाहे छात्रों की पढ़ाई के लिए हो, बहुत शुक्रिया रोजगार के लिए हो, हम बिल्कुल पूरी तरीके से उनके साथ में रहेंगे। और ये जो कंगना रनावत है, इसको इसके अपने किए का जवाब देना होगा। और दूसरे राउंड में भी दिनेश जी इस पर नहीं बोले, इससे स्पष्ट होता है एक टाइम हमारे कंगना रनावत की आवाज है भाजपा की, अभी बदल गए। ओके ऑलराइट, सुनील साजन जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस आंदोलन के बाद आगे क्या नेक्स्ट मूव है आप लोगों का? सुनील जी। देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि समाजवादी के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे हैं और प्रवचन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिनको ज्ञान देना चाहिए था, प्रवचन देना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी स्कूल बंद करा करके ठेका खुलवा रहे हैं। वो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, सच तो बोलना पड़ेगा। और जो आप बात कह रहे हैं कि आगे क्या मूवमेंट होगा, ये कह रहे हैं कि रोटी नहीं सेकेंगी। ये नौजवान अब की आपकी छाती पर चढ़ करके पूड़ी बनाएगा, पूड़ी। कैसी भाषा बोलते हैं आपकी लैंग्वेज कभी बढ़ी हुई महंगाई, क्या पूड़ी बनाओगे? नहीं कैसी पूड़ी बनाओगे? नहीं क्या, एक सेकंड, नहीं दिनेश जी, ये कौन सी पूड़ी तलने की बात कर रहे हो भैया? नहीं रुक जाइए एक सेकंड, दिनेश जी रुकिए, एक बात बताइए, ये क्या भाषा है भैया? कौन सी पूड़ी तलोगे? सुन लीजिए, इनके भ्रष्टाचार के तेल में हम लोग ईमानदारी की पूड़ी निकालेंगे। ये तो जुमला है, बात है, देश का नौजवान समझ गया है। जब तक बीजेपी की विदाई नहीं, तब तक देश सुरक्षित नहीं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस डिबेट में आप सबने शिरकत की और अपने अपने विचारों को संयम पूर्वक प्रस्तुत किया। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको बेदीराम और विपुल दुबे की पूरी कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद।